तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आपकी पुरजोर फरमाइश पर हमने दोबारा इनवाइट किया है प्रतीक जी को। जैसा कि आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा ही है, और अगर नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देखें। तो प्रतीक जी की एक्सपर्टीज़ है पामिस्ट्री में। ये हाथ देखकर आपका पूरा भविष्य, पास्ट और प्रेजेंट बता देते हैं। और आज हम इनसे बहुत सारी बातें पामिस्ट्री की तो जानेंगे ही, साथ ही साथ राजस्थान से जहाँ से आते हैं वहाँ की कुछ मिस्टीरियस बातों को भी जानेंगे, कुछ देवताओं के बारे में जानेंगे, कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रतीक जी वेलकम बैक। जय श्री बालाजी दोस्तों। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बड़ा अच्छा लगा दोबारा पॉडकास्ट में आना पड़ा। और लास्ट पॉडकास्ट पे रिस्पांस इतना अच्छा था, हमने लोगों से कहा था कि आप कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, और हम परेशान हो गए पढ़ के पार्ट टू। तो हमने कहा प्रतीक जी प्लीज़ आप थोड़ी सी ड्राइव करिए और नोएडा तक वापस आइए। तो प्रतीक जी शुरू करते हैं पामिस्ट्री से ही। और लास्ट टाइम हमने बहुत सारी बातें करी थी पामिस्ट्री से रिलेटेड, बट जो हमारा एज ग्रुप है, जो हमारा यंगस्टर्स का वो है, आजकल हमारी पर्सनली शादी की उम्र हो गई है और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, पामिस्ट्री से रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है कि मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं, या मेरी शादी इससे होगी या नहीं, या इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं, ये पता चल जाता है हाथ देख के? एकदम बिल्कुल। पामिस्ट्री जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बोला, पामिस्ट्री से आपको सब कुछ पता चल सकता है। मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि पास्ट कर्मा से लेकर प्रेजेंट कर्मा से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन टेल यू थ्रू पामिस्ट्री। सो अब देखो, एज आई टोल्ड यू कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल होगा या शादीशुदा ज़िंदगी कैसी जाएगी। या तीसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि भाई आपके हाथ को देखकर आपके जो कहते हो ना कि रिलेशनशिप, लॉयल्टी एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कैसे होता है अब आप लोग सब लोग ध्यान से देखना। तो देखो, ये जो मेरे हाथ है ना, मैंने ऊपर एक रेखा ड्रॉ की है। ये आपकी जो हार्ट लाइन है, दैट्स योर हार्ट लाइन। जो सबसे ऊपर रेखा होती है आपकी हृदय रेखा, आपकी हार्ट लाइन होती है। आपके दिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस हार्ट लाइन से प्रॉपर पता लगती है, ठीक है जी। तो अगर ये जो हार्ट लाइन आपके जुपिटर तक जाए, अब जुपिटर कौन सा है? ये वाला आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो भी माउंट है, ये आपका जुपिटर माउंट है। अगर आपकी हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा आपके अगर इंडेक्स फिंगर तक जा रही है, मतलब जुपिटर पर्वत के नीचे तक जा रही है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी आपको गारंटी है वो बंदा या बंदी, मतलब लड़का या लड़की बहुत लॉयल होगा। क्योंकि जुपिटर क्या है? लॉयल्टी है। जुपिटर क्या है? विश्वास है। अगर जुपिटर तक आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन जा रही है तो 101% वो अगर किसी रिलेशनशिप में आएगा ना, वो उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक देखेगा कि मुझे इस पार्टनर के साथ में बहुत आगे तक जाना है, मुझे इस पार्टनर के साथ में चीट नहीं करना। आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जो कभी भी किसी भी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो वो टाइम पास नहीं करते हैं, वो हमेशा उससे लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखते हैं, भले ही वो कितनी सुंदर हो। लेकिन वो लोग हमेशा लॉयल रहने की तरफ ज़्यादा अग्रसित होते हैं। वो कैसे होता है? आपका जुपिटर ज्ञान, आपकी जो कहते हो ना आत्मा, आपके जो कहते हो ना दिमाग में एक लॉयल्टी, समझ गए? भगवान वो है। जुपिटर तक हार्ट लाइन जाना 101% देवतुल्य गुणों को इंडिकेट करता है। मतलब कहते हो ना कि वो इंसान भगवान जैसा ही होगा। वो कभी किसी का नॉर्मल लाइफ में भी है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। अगर आपकी हार्ट लाइन यहाँ तक जाती है तो 101% आप लोग बहुत लॉयल हो। दूसरी बात, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, और आप कभी भी 101% कभी चोरी, डकैती, या अगर मैं कहूँ तो किसी का बुरा करके पैसे कमाना, ये आप सोच भी नहीं सकते। साफ आत्मा वाले लोग, एकदम साफ आत्मा वाले। अब आपको अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके मैं बताऊं तो देखो अब कुछ सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल्फिश। बहुत सारे लोगों को देखा होगा रिलेशनशिप में, वो बहुत सेल्फिश होते हैं रिलेशनशिप के लिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो वो कैसे होते हैं? उनके हाथों से कैसे पता चलता है कि वो सेल्फिश है? तो देखो मेरी बात, सबसे पहले आपके हाथ में ये हार्ट लाइन है। सेल्फिश कैसे होगा? सेल्फिश दिमाग से नहीं होगा, दिल से होगा। समझ गए? दिल से मतलब आदमी दिल का छोटा इंसान है। दिल का बड़ा होगा तो गिल्ट उसको खा जाएगा। समझ गए? दिल का छोटा होगा ना तो वो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों के साथ में धोखा कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपकी हार्ट लाइन ये देखो, मैंने ये यहाँ पर एक साइन की है, आपकी मिडिल फिंगर है,
मिडिल फिंगर में यहाँ से, मिडिल फिंगर के मतलब साइड वाले कॉर्नर से, यहाँ से जहाँ से मिडिल फिंगर स्टार्ट होती है, अगर यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ तक आई, अगर हार्ट लाइन यहाँ से पीछे की तरफ है, यहाँ से पीछे की तरफ है, मतलब मिडिल फिंगर से पीछे की तरफ है, मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वो व्यक्ति 101% बहुत सेल्फिश होगा और वो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी होगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब उसकी जो हार्ट लाइन है यहाँ तक नहीं आ रही है, इस लाइन से पहले पहले खत्म हो जा रही है। मिडिल फिंगर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होती है मिडिल फिंगर, यहाँ एंड होती है, इतना पार्ट, समझ गए? तो ये इतने पार्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पीछे की तरफ हो, तो वो सेल्फिश है। शनि क्या इंडिकेट करता है? शनि इंडिकेट करता है अकेला रहना, खुद के बारे में सोचना। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा ना, बैठे बैठे रहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि यार मैं कैसे करूं, वो कैसे। कुछ कुछ लोग होते हैं लोगों के बारे में भी सोचते हैं, अच्छा इसको बुरा ना लग जाए, अच्छा इसको ये ना हो जाए। कुछ कुछ लोग होते हैं सोफे पे बैठ गए, ठीक है अपने को क्या मतलब है यार, दूसरे जाओ भाड़ में। तो हर एक इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। वो प्रवृत्ति बहुत छोटा सा नियम है, हार्ट लाइन, हृदय रेखा देखो जितनी अच्छी। औरतों के हाथ में देखना, जो आपकी मदर है, जिन्होंने अपने जो कहते हैं ना आप लोगों को पालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है, आप लोगों की जो कहते हैं ना काइंड ऑफ सेवा ही की है, क्योंकि माँ की सेवा का तो ऐसा है कि भाई उसका तो एहसान जन्मों जन्मांतर तक कोई नहीं उतार सकता। उनके हाथ में हृदय रेखा देखना आज ही जाके, और आप सब लोग भी देखना, 101% उनकी हार्ट लाइन बहुत लंबी होगी और उनके हार्ट लाइन में ऐसे फॉक्स भी होंगे, मतलब हार्ट लाइन में लास्ट में डिवाइडेशंस भी होंगे। तो हार्ट लाइन में अगर डिवाइडेशंस है तो वो आपके अच्छे होने की, आपके लॉयल होने की पर्सनालिटी को, क्वालिटी को इंक्रीज करता है। हार्ट लाइन में जितने डिवाइडेशन होंगे, नो डाउट आप उतने ही ज़्यादा जो कहते हो ना कि लोगों के लिए लॉयल रहोगे, उतने ही अच्छे इंसान रहोगे। ये आपकी हार्ट लाइन से हम पता लगा सकते हैं। तो यही वाले लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल, जिसे जिन्हें आप सेल्फिश कह रहे हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाते हैं, या इसका अलग है कुछ? देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले कि सबसे पहला साइन आपने देखा कि आपकी हार्ट लाइन छोटी है, पहला साइन, मतलब दिमाग में 50% श्योर हो जाओ ये सेल्फिश है, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान में देखो, ये आपके हाथ को ऐसे करो, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। आपकी सबसे छोटी अंगुली है, उसका बेस, ठीक है, उसका बेस यहाँ तक, छोटी वाली अंगुली कहाँ तक है? यहाँ तक। उसका बेस से लेकर आपकी जो हार्ट लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब इसका स्टार्टिंग, इसके बीच में ऐसे करो तो आपको लाइंस दिख रही है। हाँ, देखिए ये देखो लाइंस, मैं आपको ये देखिए लाइंस दिख रही है, ऐसी लाइन, किसके एक है, किसी के दो है, ठीक है, सबके अलग अलग लाइंस है। तो इससे मैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि प्रणय रेखा होती है, मतलब आप लोग कितने लोगों से अट्रैक्ट हुओगे, ठीक है। तो अब उसमें मैरिज लाइन कौन सी होती है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? देखो, अगर ये जैसे मैंने ड्रॉ की लाइन, इसमें सबसे बड़ी लाइन आपको कौन सी दिख रही है? मिडिल लाइन, सबसे बीच वाली। किसी के यहाँ पर होगी सबसे बड़ी लाइन, किसी के स्टार्टिंग में होगी। अगर आपके 5-6 रेखाएं हैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई लाइन तो लेंथ में बड़ी होगी, ठीक है। वो जो बड़ी वाली लाइन होती है ना, वो आपकी मैरिज लाइन होती है। किसी किसी के हाथ में यहाँ पर बस 1-2 रेखाएं होती है, ठीक है, किसी किसी को बस एक रेखा होती है। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि रेखा की लंबाई जितनी लंबी होगी या जितनी मोटी होगी या जितनी आपको दिखने में क्लियर दिखेगी, वो आपकी मैरिज लाइन है। आपने मैरिज लाइन देख ली। अब अगर मैरिज लाइन आगे से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, अगर आपकी जो सबसे बड़ी लाइन है यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर मैंने जो आपकी लाइंस बताई, जो सबसे बड़ी लाइन अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए लास्ट में, जैसे फोक टाइप का साइन बन जाए, तो 101% है ऐसे लोगों को मैंने अगर मैंने 100 हाथों की रीडिंग की है ना, तो 100 में से मैंने 100 हाथों के लोगों में देखा है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, मतलब 101% उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। और अगर ये साइन, मतलब जो आपकी जो मैरिज लाइन का 2 पार्ट में डिवाइड होना और आपकी जो हार्ट लाइन है उसका हाफ होना, अगर दोनों साइन हो जाए, तो आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति का 101% कहने के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। सर आप तो घर तोड़वा दोगे, पॉडकास्ट देखते देखते हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हाथ चेक कर रहे होंगे। लोगों ने आई एम श्योर पॉडकास्ट पॉज कर दिया और वो बैठ के कर ला दे का हम यहाँ गुला।
इधर आना जरा, खाना बाद में खाएंगे, पहले हाथ चेक कराओ अपना। और ये लड़कियों में भी सेम है, एग्जैक्टली सेम ही चीज है। अरे बाप रे सर, खतरनाक रिविलेशन हो गई ये तो पॉडकास्ट पे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़े इंसान के कर्म होते हैं। आपकी हाथ की लकीरें इंडिकेट क्या एक मैं आपको छोटी सी, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को, जैसे हमारा पॉडकास्ट था उसमें मैंने कमेंट्स देखे थे, तो उसमें एक बहुत कॉमन कमेंट था कि हाथों की लकीरों में मत जा गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? तो वो मैं चीज़ें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के माध्यम से वो चीज़ें कवर करूँगा। तो देखना, सबसे पहले आपके हाथ अगर नहीं है, आपका फेस है, फेस नहीं है, आपके पैरों के जो तलवों के नीचे जो रेखाएं हैं, आपके पैर भी नहीं है, आपके हाथ भी नहीं है, और आपका सर भी नहीं है, तो आप भी नहीं हो। तो हस्तरेखा क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका एक फ्यूचर बताने का तरीका है। किसी किसी का हाथ नहीं होते, नो डाउट। कुछ ऐसे भी क्लाइंट आए हैं कि जिनके हाथ बर्न हो गए यहाँ से, या कुछ एक्सीडेंट में कट गए, तो उनकी हमने मस्तिष्क रेखा देखी। उनके जो पैरों के जो नीचे रेखा है वो हम कम देखते हैं, लेकिन पैरों के जो आपके जो तलवे होते हैं उनके नीचे भी रेखाएं होती है, ठीक है, वो हमने देखे। वहाँ से हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। उनकी कुंडली देखी, वहाँ से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। तो आपकी पामिस्ट्री बस एक जरिया है आपको फ्यूचर बताने का। इसका मतलब ये नहीं अगर आपके हाथ नहीं है तो आपका फ्यूचर ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इट्स जस्ट ए वे टू टेल यू फ्यूचर, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हाथ है तो आप इतने दावे से कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, ये सेल्फिश है। अच्छा सर, क्वेश्चन आ रहा है, आपने सेल्फिश की रेखा बता दी और उसकी बता दी कौन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। कुछ उस रेखा के बारे में बताइए। जैसे काफी लोग के हाथ में ना सिंगल रेखा होती है, तो वो क्या इंडिकेट करती है? मतलब ये दोनों है ही नहीं, बस जस्ट वन लाइन, सिर्फ एक लाइन। उसे हम सीमेन लाइन बोलते हैं। सीमेन लाइन क्या होती है वो? एज यू गाइज नो, अपने हाथ में 3 टाइप की रेखा होती है। सबसे ऊपर आपकी क्या हुई? हार्ट लाइन, यहाँ पर हुई आपकी बीच में माइंड लाइन, फिर आपकी लाइफ लाइन, ठीक है। 3 मेन रेखा होती है। तो जो सीमेन लाइन वाले होते हैं, जो आपने कहा एक बीच में बस एक रेखा होती है, ना यहाँ रेखा होती ना यहाँ रेखा होती, बीच में सीधी रेखा होती है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होती, एक रेखा और एक रेखा, मतलब जीवन रेखा। जीवन रेखा सबके हाथ में होगी। अगर कोई जिंदा है ना इस दुनिया में तो उसके हाथ में जीवन रेखा है। मुझे एक भी हाथ ऐसा दिखा दो जिसमें जीवन रेखा नहीं है, मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा। तो जीवन रेखा सबके हाथ में होगी, और आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन और आपकी माइंड लाइन बीच में गूंथ के बीच में कंबाइंड हो गए एक सीधी लाइन बन जाती है, दैट कॉल सीमेन लाइन। अब उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले सीमेन लाइन वाले अगर मैं बताऊं 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो 1 लोगों के हाथ में सीमेन लाइन होगी, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या है? मैंने अपने पामिस्ट्री के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। कोई भी पामिस्ट और कोई भी ज्योतिष इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि नो डाउट हमारे ग्रंथों में भी ना हमारे जो कहते हैं ना पुस्तकों में भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है, ठीक है। ये अभी जो कलयुग आया है, कलयुग में ही इस रेखाओं का जो कहते हो ना कि चित्रण आया है। पहले पुराने टाइम में सीमेन लाइन का कहीं वर्णन नहीं है। तो जिनके हाथ में सीमेन लाइन होती है, मतलब सीधी एक रेखा होती है, ना तो आपकी हार्ट लाइन ना आपकी जो माइंड लाइन, तो वो व्यक्ति या तो अरबपति बनेगा, ठीक है। मतलब मैं कहूँ तो एक तो होते करोड़पति, अरबपति मतलब अंबानी टाइप्स, समझ गए। या तो वो सीधा करोड़पति बनेगा या कटोरा लेके सड़क पे बैठेगा, भिखारी बनेगा, ठीक है। तो अब ये मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। सीमेन लाइन वाले बहुत डेडिकेटेड इंसान होते हैं, मतलब उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई ना, मुझे ये करना है, तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति वो चीज़ करके ही रहेगा। अगर उस व्यक्ति के दिल में आ गया, मन में आ गया कि मुझे आलस करना है, कुछ नहीं करना, तो वो व्यक्ति आलस ही करेगा। उसको कितना भी समझा दो वो कुछ नहीं करेगा। वो थोड़ा सा स्टबन माइंड का होगा, वो कभी किसी की नहीं सुनेगा। सुन लेगा, बच्चा हो, नो डाउट माँ बाप कहेंगे सुनना पड़ेगा, लेकिन करेगा मन की। सुनेगा सबकी लेकिन करेगा मन की। तो सीमेन लाइन वाले मेरे एक सजेशन है, अगर आपके घर में किसी के भी सीमेन लाइन है, हाथ में एकदम सीधी रेखा है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा नहीं है, तो मेरी एक सजेशन है, उसको बचपन से ही आप मेहनत करने के लिए
डेडिकेट करो, मेहनत करने के लिए उसको बोलो बेटा मेहनत कर, ये कर वो कर, उसको खाली इतना टाइम मत दो कि वो बैठा बैठा जो कहता है ना कि एकदम आलसी बन जाए। तो ऐसे लोगों को हमेशा से जिन माँ बापों को मैं कहना चाहूँगा जिनके बच्चों के हाथ में सिमिल लाइन है, तो नो डाउट अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में रखो। 101% आपका जो नाम है बहुत रोशन करेंगे। और अगर उनसे ध्यान आपने भटका दिया, अगर वो टीन एज में थोड़े से गलत संगत में चले गए, जो कि हम लोगों में से सब लोग गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं गलत संगत में नहीं गया, अगर वो गलत संगत में चले गए तो फिर उससे निकल नहीं पाएंगे और फिर वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे। जैसे बॉलीवुड में कई अभिनेता और अभिनेत्री है, उनके हाथ में सिमिल लाइन है। मुझे एक अभिनेत्री के नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद एक सॉन्ग है जैसे पुष्पा मूवी में जो मैडम ने जिन्होंने सॉन्ग किया है जो बहुत पॉपुलर हुए थे, समंता प्रभु। हाँ, जो बहुत पॉपुलर हुए थे, उनकी हाथ की फ़ोटो आप गूगल पे सर्च करके देखना। आप किसी भी अगर एक्टर का, किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ देखना चाहते हो तो नो डाउट गूगल पे सर्च करो, आगे लिख दो पाम फोटो, तो नो डाउट वो कैमरे के सामने ऐसे हेलो करते हैं तो वो पाम का रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो आप गूगल करके देख लो, उनके भी हाथ में एकदम सिमिल लाइन है, तो वो कितने पॉपुलर हुए। तो एक का मुझे नाम याद है, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे करोड़पति है जिनके हाथ में सिमिल लाइन है और बहुत शानदार लाइन ये कही गई है। सर हाथ की रेखाएं बदलती भी रहती हैं, तो वो कितने टाइम में चेंज होती हैं और किस बेसिस पे चेंज होती है, ज़रा वो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में जो लकीरें हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है। आप कोई भी चीज़ को टच कर रहे हो ना, आप जैसे मैं इस कप को टच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे अंगुली के आगे जो पोर है जिसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, वो इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो इसके माध्यम से आपके दिमाग में जा रही है। क्योंकि आप साइंस पढ़े हो तो आपको पता होगा यहाँ की जो पॉइंट्स है, जो नसें है, वो डायरेक्ट आपके दिमाग से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ की डायरेक्ट एनर्जी मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। तो ये जो आपके हाथ के पोर है, ये प्रॉपर क्या काम करते हैं, ये एनर्जीज को आपकी बॉडी में लाते हैं। आप अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हो, आप भले ही आंख बंद करके कर दो, लेकिन एनर्जीज तो कहीं ना कहीं आपके हाथों के द्वारा दिमाग के अंदर जा रही है। आप पूरे दिन पड़े हो, सो रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, आपकी कोई एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा, तो आपके हाथ में क्रॉसेस बढ़ेंगे, आपके हाथ में जो कहते हैं ना कि ब्लैकनेस ज़्यादा आएगी, आपके हाथ का जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, मतलब आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रही है। फॉर एन एग्जांपल आप जिम भी कर रहे हो, तो जिम करोगे ना तो ये वाला पार्ट आपका मंगल पर्वत ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, साइड वाला, ठीक है। और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो नो डाउट आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कुछ बोलने का काम कर रहे हो, आपके जो लिटिल फिंगर के नीचे का जो माउंट है बुध, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, समझ गए। तो आपके कर्मों के आधार पर आपकी जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज जो आपकी बॉडी में जाती है, वहाँ से प्रॉपर चीज़ें रेगुलेट होती है। और आपके पाम को हम एक मैप कहते हैं। पाम इज़ ए मैप ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड, ऑलराइट। तो आप जो भी चीज़ें करोगे उसके आधार पर आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो चेंज होगी। एक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लेफ़्ट और राइट हाथ में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। तो जो उल्टा हाथ है, हम हाथ से ये भी बता सकते हैं, पहली बात तो ये बता दूँ, हम हाथ से ये भी बता सकते हैं कि ये इंसान अभी सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये इंसान कभी अभी राइट नाउ गलत कार्यों में विलीन है कि नहीं है। ये कैसे हम बताते हैं? उल्टा हाथ जो हमारा होता है पैसिव हैंड, जिस हाथ से हम काम नहीं करते, ठीक है, तो वो भगवान ने दिया है। आपकी जितनी भी एनर्जीज़ है, भगवान के द्वारा जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, वो सब उल्टे हाथ में है। मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा पैसिव हैंड राइट होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्टी हो तो पैसिव हैंड राइट होगा। लेकिन दुनिया में 95% लोग, मैं शायद 99% लोग राइट ही होंगे। तो उल्टा हाथ से हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो आप जिस हाथ से काम नहीं करते हो, वो आपका हाथ ये होता है कि भगवान ने जो आपके किस्मत में, कर्मों में लिख के दिया है, वो डेस्टिनी, एग्जैक्टली, जो प्योर डेस्टिनी है वो आपका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड क्या है? आप काम कर रहे हो, आप राइट ही हो, तो कितना % काम राइट से करोगे? लगभग सारा, 1-2 काम को छोड़ के ठीक है, लगभग सारा काम राइट हैंड से करोगे, ठीक है। तो राइट हैंड से काम करोगे तो नो डाउट राइट हैंड की जो एनर्जीज है वो बॉडी में आएगी, और दिमाग से यहाँ पे कुछ लकीरें चेंज होनी है तो वो वहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर आपके लेफ्ट हैंड में रेखाएं बहुत अच्छी है और कलर बहुत अच्छा है,
ठीक है, लाइफ लाइन अच्छी है, माइंड लाइन अच्छी है, हार्ट लाइन अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है, तो इसका मतलब भगवान ने बहुत कुछ अच्छा लिख के दिया है। लेकिन वहीं अगर राइट हैंड में आपकी लाइफ लाइन में कट्स बहुत सारे आ जाए, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स आ जाए, हाथ का कलर बहुत डल हो जाए, हार्ट लाइन में कट्स आ जाए, भाग्य रेखा में कट्स आ जाए, आपके प्लैनेट्स दब रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट्स ऐसे करो, हाथ में रूखापन बहुत बढ़ रहा है, आपके प्लैनेट्स ऐसे दबे दबे फील हो रहे हैं, पाम एकदम फ्लैट है, कोई उभार नहीं है पाम में, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत कर्म कर रहा है, सही डायरेक्शन में नहीं है। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ मेरे एक लगभग 3-1 साल पहले मेरे पास एक जो व्यक्ति आया, ठीक है, वो उस समय जॉब कर रहा था, ठीक है, और जॉब क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके पिताजी और सारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो भी चाहते थे कि भाई तू भी गवर्नमेंट जॉब कर या कम से कम जॉब कर, बिजनेस नहीं करना, कुछ होते हैं ना कि बिजनेस नहीं करना, जॉब करना। जी। तो वो थोड़ा जॉब कर रहा था ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करके, ठीक है। मैंने उसका हाथ देखा, हाथ देखे मैंने उसको, और उसका हाथ में क्या था, लेफ्ट हैंड तो बड़ा अच्छा, गजब की डेस्टिनी, तो मतलब बचपन से कभी सुख सुविधा ऐशो आराम की कभी उसको कोई कमी नहीं रही है, ठीक है। राइट हैंड में उसके क्या हो रहा था कि भाई डलनेस बहुत बढ़ रही, कट्स बहुत, क्रॉसेस बहुत, भाग्य रेखा बहुत खराब। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी का काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी चॉइस का काम नहीं कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो ज़बरदस्ती कर रहे हो। बोला रोने लगा, बोला एकदम सही कहा सर, मैं कुछ अलग करना चाहता था लेकिन मेरे फादर ने मुझे जॉब करने का कहा, क्या करूं, फैमिली प्रेशर है, करना पड़ेगा। तो मैंने उसको एक कहा थोड़ा सा करेज इकट्ठा करो, तुम शेयर मार्केट स्टार्ट करो, साइड बिजनेस तो है ही शेयर मार्केट, साइड में साइड बिजनेस तो है ही। तो उसने शेयर मार्केट स्टार्ट किया। शेयर मार्केट के बाद में उसने जो कहते हो ना, उसने अपनी खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी खोल ली लगभग 1.5 साल के अंदर, और इतना प्रॉफिट कमाया, मतलब अनएक्सपेक्टेड। वो बोलता है सर मैं शायद मेरी पूरी ज़िंदगी भर नौकरी करके उतना नहीं कमा पाता जितना मैंने 1.5 साल में कमाया है। और फिर उसने मुझे दोबारा हाथ दिखाया, जब वो दोबारा आया तो उसके हाथ में जो राइट हैंड में जो मैं बता रहा था ना, कट्स थे, क्रॉसेस थे, डल था, भाग्य रेखा कटी हुई थी, वो इतनी गजब थी, इतनी अच्छी थी, एकदम स्मूथ भाग्य रेखा, एकदम स्मूथ आप उसकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, समझ गए। तो नो डाउट आपके हाथों से हम प्रॉपर बता पाते हैं कि आप किस लिए बने हो, आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए, हम सब कुछ बता सकते हैं। और आप अगर सही डायरेक्शन में रहोगे तो आपका जो एक्टिव हैंड है, राइट हैंड, उसकी जो रेखाएं हैं वो और भी प्योर और स्मूथ होती जाएगी और अमाउंट्स आपके उभरे हुए होंगे। तो बेसिकली जो कंफ्यूज्ड है वो इससे अपनी वो देख सकता है कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं। चलो मैं क्योंकि आधे से ज़्यादा यूथ बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं। चलो मैं एक आपको सबसे छोटा सा ये सब यूथ्स को ही बता दूं, दोनों हाथ ऐसे करो, ठीक है। और एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले जो फिंगर है, अपनी फिंगर के जो नीचे ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही है आपको, अंगुलियों पे ऐसे खड़ी हुई रेखाएं होती है सबके, ठीक है, ऐसे खड़ी हुई रेखाएं। तो अगर आपके हाथ में एक छोटा सा टिप बताता हूँ, ये लेफ्ट और राइट वाला तो है, लेकिन ये भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके अंगुलियों के जो नीचे वाला जो पोर है, ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर अगर खड़ी हुई रेखाएं हैं, इसका मतलब नो डाउट यू आर ऑन ए गुड डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर रेखाएं कट रही है, जैसे खड़ी हुई रेखाएं, लेकिन ऐसे ऐसे भी है, मतलब कटान भी है रेखा में, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में हो। समझ गए? ये भी बहुत सिंपल तरीका है जानने का। तो अपना लेफ्ट और राइट वाला जो रूल मैंने बताया वो फॉलो करो, और दूसरा अपने हाथ में ये देखो। मेरे हाथ में, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, जब मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र मेरे नो डाउट फैमिली से आया, और मैंने नो डाउट बुक्स वगैरह पढ़ के, मेरे गुरु के ज्ञान, ठीक है, बहुत संघर्षों के माध्यम से मैंने जो हस्तरेखा सीखी है। तो मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्योतिष बनो, लेकिन तुम पहले अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करो, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने पिता की बात मान ली और इंजीनियरिंग में पिताजी ने एडमिशन करवाया। नो डाउट मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद में पिताजी ने कहा कि पीजी भी करो तो मैंने एमबीए भी कर ली। तो उस समय मेरे हाथ में ये जो रेखाएं हैं ना, खड़ी हुई रेखाएं, उसमें कट्स बहुत सारे थे एंड आई वाज डैम कंफ्यूज। मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं क्या करूं। मुझे पता था बनना तो मुझे ज्योतिष लाइन में ही जाना है, क्योंकि मुझे मेरी कुंडली पता थी, मुझे हाथ की लकीरें पता थी। लेकिन परिवार की जो चीज़ें हैं ना, वो कई बार समझ में थोड़ी मुश्किल से आती है। तो यहाँ पे कट्स थे, यहाँ पे ऐसे कट्स थे, मैं बहुत कंफ्यूज था। और पिछले लगभग 3-4 साल से मैं एकदम प्रॉपर इस प्रोफेशन में आया हूँ कि मैं दिन रात यही काम करता हूँ।
तो अब मेरी हाथों में ये जो लकीरें हैं आप सिर्फ जूम खड़ी करके रेखा देख लेना, एकदम खड़ी हुई, कोई भी कटा नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माय प्रोफेशन, मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। टच वुड। सर मैं एक बार फिर से रिलेशनशिप वाले उस पे आना चाहूंगा जो हम पहले बात कर रहे थे। इसका भी पता चल जाता है कि कितनी बार तुम्हारा दिल टूटेगा एग्जैक्टली हाथ देखिए से। एकदम देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, बहुत आप पामिस्ट्री में कुछ भी पूछो सब चीज़ों का आंसर है ज्ञान है वहाँ, सब चीज़ों का आंसर है। देखो बड़ा सिंपल सा रूल, आप सब लोग ध्यान से देखना। मैंने आपको ये कहा कि ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, हार्ट लाइन, दिल की रेखा। देखो अगर आपकी हार्ट लाइन में या तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर से नीचे कट कर रही है, समझ गए, या हार्ट लाइन के ऊपर क्रॉसेस बहुत है, या तो आपके हार्ट लाइन के ऊपर क्रॉसेस बहुत हैं, या ऐसे छोटी छोटी रेखाएं क्रॉस कर रही है, मतलब उसको छेद रही है, मतलब तीर की तरह बहुत सारी, एक दो करेगी सबके हाथ में, क्योंकि सूर्य रेखा भी यहाँ से होके जाएगी, भाग्य रेखा भी यहाँ से जाएगी। एक दो के अलावा आप मान लो मोर देन 3, 3 से ज़्यादा रेखाएं क्रॉस कर रही है या कट बना रही है, या बहुत छोटी छोटी रेखाएं हार्ट लाइन को छेदन कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने नज़दीकी दिल के साथी के द्वारा धोखा मिलेगा। अब इसमें आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, और आपका जिगरी यार भी हो सकता Family है, member और आपका कोई बहुत घनिष्ठ फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपका दिल तोड़े। तो हम आपके हाथ से आपको ये भी बता सकते हैं कि आपका दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा। बड़ा इजी है, हार्ट लाइन में क्रॉसेस देखो, छोटे छोटे कट्स देखो, अगर ये दोनों हैं तो 101% समय समय पर आपको लोगों से धोखा मिलता रहेगा। एक मेरा केस है, मैं आपको एक केस का डिस्कशन करूंगा। एक मेरे पास क्लाइंट आए और उनकी कोई बहुत अच्छी खासी आईटी फर्म थी, पार्टनरशिप में थी, तो उन्होंने मुझे हाथ दिखाया तो हाथ में उनके क्रॉसेस और कट्स बहुत सारे थे। मैंने उनको ये कहा, साहब आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा छोड़ दो या पार्टनरशिप अलग कर दो, आपको धोखा मिलेगा। या तो आपको वाइफ धोखा देगी, मैंने 2 चीज़ें कही, या तो आपकी वाइफ धोखा देगी या आपका पार्टनर धोखा देगा। ज़्यादा संभावना है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड धोखा देने में, मतलब आपको पार्टनर का धोखा देने में। बोला नहीं साहब, मेरा पार्टनर तो मेरा खुद का साला है, वो क्या धोखा देगा। हाँ। तो मैंने, वो भी बात लॉजिक है कि भाई पत्नी का भाई है तो वो थोड़ी चाहेगा मेरा बहन का घर टूटे। सही बात है। तो ये बात आएगी, होगी। और वो साहब आए 8 महीने बाद दोबारा मेरे पास में, बोला सर मैं बर्बाद सही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत लंबा उन्होंने फ्रॉड कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ली थी उनमें, उन्होंने अपना नाम डाल दिया, मतलब ऐसे करके उनके साथ में प्रॉपर्टी फ्रॉड कर दिया। साले साहब ने लूट लिया। साले साहब ने लूट लिया। और जो पत्नी जी थी वो साले साहब का भी सपोर्ट ले रही थी ठीक है, तो डबल हो गए। हाँ, तो और उसके बाद में उनके हाथ में जो धोखा मिला, और वो लगभग मेरे पास 1-1.5 महीने बाद में धोखा मिलने के बाद में, और उनके हाथ में मैंने ये चीज़ देखी कि उनके हार्ट लाइन से अब क्रॉसेस और कट्स गायब हैं। तो मैं उनको दोबारा कहा, अब आपको धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है, अब आप दोबारा से पार्टनरशिप में काम करो, अब आपका योग नहीं है धोखा मिलने का। तो आपकी कुछ एक लाइंस आपके हाथ में आती है जो इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है, संभल जाओ। अगर संभल जाते हो तो वो लाइन गायब हो जाएगी, या वो इंसिडेंट होगा उसके बाद में लाइन गायब हो जाएगी। समझ गए, ये चीज़ है। सर एक क्वेश्चन मेरा और था पामिस्ट्री से रिलेटेड। ऐसा बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हर जगह अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, लोग हाथ से किस्मत चुरा लेते हैं, या हर किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। इसका थोड़ा रूमर क्लियर करो, क्या ये पॉसिबल है कि जिसकी बुरी नीयत है उसने आपका हाथ देख लिया तो ऐसे करके किस्मत ले जाते हैं आपकी? ऐसे तो सेलिब्रिटीज के सबके हाथ आप कह रहे हैं गूगल पे हैं। मेरे पास टच तो, करके टच, या किसी कोई क्लोज कांटेक्ट। इसका मतलब है मेरे पास लाखों लोगों की किस्मत है अगर आप चाहो चुराना ऐसा होता है ये क्वेश्चन जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है मेरे कुछ साथियों पे, ठीक है। अब मैं इसका कारण बताता हूँ क्या है। देखिए, पुराने टाइम में कहो या अभी भी कहो, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो, या आप किसी सब्जी वाले के पास भी जाते हो, दूध वाले के पास भी जाते हो, तो वो चाहेगा यार ये व्यक्ति दोबारा आए, हमारा परमानेंट कस्टमर बने जी। समझ गए, और ये हमसे अलग ना हो, है ना, हमें अब तो एंटरटेन करता रहे या पैसे देता रहे, एक परमानेंट कस्टमर रहे। तो कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं किसी पे पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई जो लोग हैं वो बोलते हैं ना कि हाथ नहीं दिखाना चाहिए, वो बस एक ही चीज़ ये करते हैं कि भाई हमारे कस्टमर किसी और के पास ना जाए, ठीक है। तभी वो बोलते हैं किसी को हाथ मत दिखाना या किसी को कुंडली मत दिखाना। आप तो हाथ की बोल रहे हो, लोग बोलते कुंडली मत दिखाना,
ठीक है, कि नहीं नहीं तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि तुम्हारी जो एनर्जीज है वो अट्रैक्ट कर लेगा, तुम्हारे ग्रह कुंडली को बांध देगा। सुना होगा ना कि मेरी कुंडली बंधी हुई है, कोई रस्सी है क्या, कोई कुंडली बंध गई? भगवान ने किस्मत दी है, जो भगवान ने चीज लिखी है ना वो कैसे बंध सकती है? मतलब एनर्जीज कभी बंधती है क्या? कभी नहीं बंधती। हमारे शरीर के अंदर भी हमारी जो आत्मा है वो एक एनर्जी है, वो कितने साल तक बंधेगी? 100, 200, 300, 1000, 2000, अभी तो कितनी 60 साल इंसान की उम्र इतनी है। तो एनर्जीज कभी बंधती नहीं है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि भाई हमारे पाम में किसी ने बना कर रखा है, हमें दूसरों को हाथ नहीं दिखाना, एकदम व्यर्थ है, एकदम झूठ है, इस पे विश्वास ना करें। दूसरी बात, अगर कोई आपको बोलता है कि कुंडली भी मत दिखाना किसी को, वो भी एकदम व्यर्थ है। जिसको नॉलेज हो, जिसको आप विश्वास करते हो, या जिसका भी नॉलेज आपको अच्छा लगे, उसको जाके हाथ और कुंडली दिखाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब एक भ्रम है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे शास्त्रों का प्रमाण दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। सर हमने इंट्रो में बात करी थी कि हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। सालासर बालाजी के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। मैं चाहता हूँ आप हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी थोड़े और ऐसे देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में कुछ बताओ जो हम लोग आमतौर पे नहीं जानते। देखो सबसे पहले अगर आपको आप लोगों ने किसी ने अगर सुना होगा, अगर कोई मेरा भाई और बहन राजस्थान से बिलोंग करता है तो उनको पता होगा अपने तनोट माता का, जो राजस्थान में जैसलमेर है। जैसलमेर से आगे पोखरण से भी आगे तनोट माता का मंदिर है, बॉर्डर एरिया के पास में है। जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे लगभग मोटा मोटी मान लीजिए कोई 40-50 किलोमीटर ही अपने बॉर्डर में है, तनोट माता का मंदिर है। तो क्या हुआ, मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ तनोट माता मंदिर की। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानियों ने गोला बारूद चलाए, जो मिसाइल्स है, जो बम है वो गिराए, फाइटर जेट से भी और जो टैंक से भी, जो मशीन्स होती है। और वहाँ पर जो तनोट माता का मंदिर था, वहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिसाइल्स गिरी, ठीक है, और बम भी गिरे वहाँ पे। लेकिन माता का चमत्कार इतना बड़ा, एक भी बम नहीं फटा, ना एक मिसाइल फटी। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए, चले जाओ तनोट माता मंदिर या गूगल कर लो, आपको अभी भी वो बम और वो जो मिसाइल्स वहाँ रखी मिलेगी। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और बताऊँ, आप लोग मंदिर गए हो तो मंदिरों में आपने देखा होगा कि पुजारी ब्राह्मण होता है ना, पुरोहित होता है। लेकिन वहाँ के पुजारी बताऊँ कौन है? बीएसएफ के जवान। अच्छा। जो बीएसएफ के जवान है ना, वही वहाँ पे भगवान माता की पूजा करते हैं, वही माता की आराधना करते हैं और वही सब मैनेजमेंट देखते हैं। तो तनोट माता मंदिर नो डाउट इतना गजब चमत्कार है, अभी भी आप जाके देख के आ जाओ, वहाँ पे वो गोला बारूद पड़े हैं और अभी भी नहीं फटे। जहाँ जहाँ वो गिरे थे वहीं वहीं नहीं, उनको जो उठा के और एक सेफ जगह रख रखा है उन्होंने, ठीक है, नो डाउट। लेकिन वैसे नहीं कि यहाँ पड़े, ऐसे तो कोई भी उठा के ले जाए और बम फाड़ देना। अब इसको आप पाकिस्तान की बॉम्ब्स की खराब क्वालिटी नहीं बोल सकते। सर आपने डायरेक्टली वही बोल दिया, मुझे लग रहा है। वो भी बोल दिया और वो तो है, चमत्कार तो है। चलो एक हो जाए खराब क्वालिटी का, 2 हो जाए। आपको कम से कम अगर मैं बताऊं ना, मुझे एग्जैक्ट पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन मिनिमम 10 से 12 तो मिसाइल है और बहुत सारे बॉम्ब हैं, ठीक। एक बॉम्ब तो फटता, बिल्कुल एक भी नहीं फटा। सर इसको पावर ही कहेंगे माता। मेरे खुद के साथ में एक चमत्कार हुआ है तनोट माता के मंदिर का। मतलब मैं नो डाउट मैं और मेरे एक दोस्त, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उन लोगों की कुलदेवी है तनोट माता। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तनोट माता चलते, दर्शन करके आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो। उस दिन मैं भी फ्री था, लगभग बात है 2-2.5 साल पहले की। तो मैं गया तनोट माता के मंदिर और भयंकर लगभग जून की गर्मी, जैसलमेर, मतलब गर्मी तो आप मान लो नेक्स्ट लेवल, 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल है। तो इतनी गर्मी और गाड़ी में मैं एसी में बैठा और गाड़ी रुकी और मंदिर आया हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो दर्शन करते हैं, दोस्त ने उतर गया। तो मैंने उस टाइम पता नहीं, मेरे कहा ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो उस टाइम मेरे मन के अंदर कुछ ऐसा लालच आ गया। मैंने कहा कि यार बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, ये लोग तो बस अपना जो कहते हैं ना कुल देवी के दर्शन करने आए हैं, मैं कभी और आ जाऊँगा सर्दियों में, अभी बहुत गर्मी है। तो मैंने कहा कि मैं अंदर ही बैठा हूँ एसी के, तुम लोग जाके दर्शन करके आ जाओ। ये मैंने बोला, उसने कहा ठीक है। वो अंदर चला गया, गाड़ी बंद हो गई अपने आप,
ठीक है, और गाड़ी को की अंदर ही थी, वायरलेस जो आती है ना वो, तो चालू किया, चालू नहीं हुई, और लगभग 3-4 मिनट की मशक्क़त के बाद में गाड़ी चालू हुई तो एसी नहीं चल रही, ठीक है और फिर लगभग 20-1 मिनट तक भयंकर पसीने आ गए थे, क्योंकि माता ने कहा तू नहीं आया ना, गर्मी से डर रहा था, तो लो गर्मी में तुझे दिखाती हूँ। तो एसी नहीं चली 15-20 मिनट तक, और मैं आया तो वो लोग आए तो एकदम पसीने से तरबतर हो चुका था मैं। तो वो बैठा गाड़ी में बैठ के गाड़ी वापस वो बंद करके स्टार्ट की, तो आप लोग यूजुअली गाड़ी में देखते होगे ना, वो हीटिंग का और कूल का वो एक वो रहती है, मीटर रहता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि वो मीटर बीच में रहता है यूजुअली, है ना, कि भाई कूल और हीट के बीच में रहता है। मैंने आज तक उसको हाई हीट में जाते नहीं देखा, शायद किसी मैकेनिक ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा ना, मुझे लगता आप लोगों ने कि एकदम हाई पे जाते। उसने वापस चालू की और मीटर एकदम हाई पे, ठीक है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर उसने मुझे कहा, वापस गाड़ी बंद की, बोला तू दर्शन करके आ। और मेरे भी मन में हुआ यार ये बात तो मैंने गलत कर दी। मैं अंदर गया, माफ़ी मांगी, मैंने कहा माता देखो बेटे हैं, बच्चे हैं, गलती बच्चों से ही होती है, हो गई गलती, ऐसे करके दर्शन करके आए। और आप मानोगे नहीं, दोबारा गाड़ी एकदम जो हीटिंग वाला एकदम बीच में, फर्स्ट क्लास गाड़ी, एसी गजब की चल रही, मेरे बैठते ही शानदार। तो ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और मेरा दोस्त है इस बात का साक्षात उदाहरण है ये तो चमत्कार है सीधा सीधा। ये चमत्कार नहीं है, ये होता है कि हम कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत आलसी बन जाते हैं, समझ गए, हम कंफर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जिस गाड़ी में आप बैठे हो, जिस एसी के नीचे बैठे हो, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही दी है ना। हम उनके द्वार जाके हम उनको देख के नहीं आते तो कितनी बड़ी गलत बात। जब बुलावा आया तो फिर रोके ना रुके इंसान, जाकर भी आप बाहर से रह जाओ, ऐसा वही बात है। लेकिन माता है, हम बच्चे माता की लीला ही है ये, आपको बुलाना था उन्हें तो उन्होंने दर्शन करवाने थे तो दर्शन किए। मैं कह रहा था ये तो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस कह सकते हैं। आपके साथ एक थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुआ है जब आप एक मंदिर का प्रसाद अपने घर ले आए थे। मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप उसके बारे में बताओ। और आज ही इनफैक्ट हमने ऐसा सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को नहीं लाना चाहिए घर तक, वो वहीं पे हाथ जोड़ के वहीं रख चढ़ा देना चाहिए वापस, तो उसको भी थोड़ा क्लियर करो आप। देखो मैं एक सीधी सी बात बता दूं, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। बालाजी को है ना, आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में मैं कहते हैं ना तरीके से समझाता हूँ, आप लोगों के लिए इजी रहेगा, जो मॉडर्न तरीके से। एक सालासर बालाजी हमारे बाबा, ठीक है, जिन्हें हम बाबा ही बोलते हैं, सालासर बालाजी। एक है मेहंदीपुर बालाजी। सालासर बालाजी एकमात्र ऐसे बालाजी है जो मूँछों वाले बालाजी, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है पिछले साल कि एकमात्र बालाजी ऐसे जिनके मूँछें हैं। और वो एकमात्र मंदिर है जहाँ पे ग्रस्त आश्रम के जो लोग हैं वो बाबा की सेवा करते हैं, वो बालाजी की सेवा करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोगों ने यूजुअली बड़े मंदिरों में देखा होगा मठाधीश, जो कहते हैं ना योगी, है ना, जो ब्रह्मचारी लोग ही बालाजी की सेवा करते हैं, है ना। बालाजी का तो विशेष ध्यान रखा जाता है ब्रह्मचर्य का, समझ गए। तो वो एकमात्र मंदिर ऐसा जहाँ पे ग्रस्त लोग बालाजी की सेवा करते हैं। और वहाँ पर जो बालाजी क्या इंडिकेट करते हैं, बालाजी का वो रूप कौन से हैं, वो बालाजी के रूप है अगर आपके घर परिवार में कोई दिक्कत हो रही हो, फिनेंशियल क्राइसिस हो, आपको बीमारी हो, या आपको कोई भी पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम हो, तो वो बालाजी वो जो डिपार्टमेंट है वो सालासर बालाजी के अंडर में है, समझ गए मेरी बात। और एक है मेहंदीपुर बालाजी, वो है अलौकिक शक्ति है। वो बालाजी का रूप ऐसा है कि जो अलौकिक शक्ति है, जो शैतान, राक्षस, समझ गए, भूत प्रेत, उन लोगों के डिपार्टमेंट मेहंदीपुर बालाजी को दिए गए हैं, वो बालाजी उनका अवतार है। तो वहाँ पर क्या है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या है, सबसे पहले सावधानी, नो डाउट वहाँ पर एनर्जीज़ बहुत रहती है, ठीक है। एनर्जीज़ जैसे आप बहुत से लोग बोलेंगे एनर्जीज़ कहाँ होती हैं। अच्छा एक मुझे बात बताओ, फ़ोन पे बात करते हो, कैसे कर रहे हो, एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही है ना, ऊपर हमारे यहाँ से संकेत सैटेलाइट तक जा रहे हैं, सैटेलाइट से फ़ोन तक आ रहे हैं, है ना, बात कर रहे हो, एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही है, देख पा रहे हो, नहीं, यूज़ कर रहे हो, है ना। तो एनर्जीज़ होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ रहती हैं, और एनर्जीज़ के कुछ एक नियम होते हैं, वो कुछ एक चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। सबसे पहले अगर किसी स्त्री ने मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी जैसे एक तो होती है ताज़ा ताज़ा मेहंदी लगाना, है ना, उतर जाए वो बात अलग है, एक जो फ्रेश मेहंदी लगाना है जिसको उतारे ना, है ना। तो अगर किसी स्त्री ने मेहंदी लगा रखी है तो वो ना जाए, वहाँ से नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है।
दूसरी बात, अगर कोई स्त्री के बाल खुले हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है, ध्यान रखिए। तीसरी बात, अगर कोई स्त्री गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, वो भी ना जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के गण कच्चे हो जाते हैं, वहाँ से भी नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट हो सकती है। चौथी चीज़, अगर आपने कोई इत्र लगा रखा है, मीठा इत्र, आपने डियो इत्र लगा रखा है, तो भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है। पांचवी चीज़, एनर्जी मीठी चीज़ों से भी बहुत अट्रैक्ट होती है, ठीक है, लड्डू वगैरह। एग्जैक्टली, लड्डू हुए, कुछ भी मीठा हुआ तो वहाँ पर अट्रैक्ट होती है। तो जो मैंने पांचों चीज़ों का वर्णन किया है, तो इस अवस्था में लोग जो कहते हैं ना कि वहाँ पर जाना अवॉइड करें, ठीक है। और अगर वहाँ का जो प्रसाद आप घर पे लाते हो, तो नो डाउट आपको बीच रास्ते में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका जो कहते हो ना कि आपको पर्चा मिल जाएगा। जैसे मेरे साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बीकानेर में, बीकानेर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास कोलायत है। कोलायत से साइड में भैरव जी का मंदिर है, जो भैरव जी, उन भैरव जी अवतार को कहते हैं कोडमदेसर भैरू जी, ठीक है। तो कोडमदेसर भैरू जी मैं गया था, लगभग उनकी आरती रात को होती है, एक तो लगभग 2:30-3 बजे के आसपास भी उनकी आरती होती है, मध्य रात्रि को उनकी आरती होती है भैरव बाबा की। और वो आरती में खड़े रहो, आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी इतनी गजब वाइब्रेशंस, आपको मतलब सारे दिमाग से दुख दर्द निकल जाएंगे, आपको भैरव बाबा दिखेंगे, इतनी गजब एनर्जी उनकी। तो मैं वहाँ पे गया और लगभग वही टाइम 2-2:30 बजे का, और मेरा कोई एक बहुत बड़ा काम सिद्ध हुआ था। तो मैंने भैरव बाबा को विनती मांग रखी थी, भैरव बाबा ये काम सिद्ध करवा दो, मैं पक्का आपके काम सिद्ध होते ही मांगूंगा। तो वो सिद्ध हुआ लगभग रात को 1 बजे, और मैं गाड़ी लेके निकल गया 2 साल पहले की बात है, नहीं 2 साल नहीं, 1.5 साल पहले की बात है। मैं गाड़ी लेके निकल गया और लगभग रात को 2:30-3 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचा। मुझे पता था कि भाई इस समय आरती होती है, और आप भी खुद भी आरती करवा सकते हो। वहाँ पे जो पुजारी जी होते हैं उनको बोलो कि भाई आप आरती करो, ये सामग्री, तो वो कर देते हैं, क्योंकि भैरव बाबा की आरती रात को भी होती है। यूजुअली भगवानों की आरती आपने देखा होगा कि जो 7-8 बजे के बाद में आरती नहीं होती, लेकिन भैरव बाबा की आरती रात को भी होती है। तो मैं वहाँ पे लगभग 2:30-3 बजे के आसपास पहुँचा, और मैंने वहाँ पे नो डाउट आरती करवाई भैरव बाबा की, और एकदम जो कहते हैं ना मन से उनको धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला। एक छोटी सी गलती हो गई, वो बहुत छोटी सी गलती थी। मैंने प्रसाद में मखाने लिए थे, मखाने जो होते हैं ना, आप सब जानते हो मंदिर में जाते मखाने देते, तो वो मखानों की जो छोटी सी थैली थी वो मेरे जेब में थी। कुर्ता यही था, ठीक है यही कुर्ता था। ये देख लो आज कितना बड़ा वो कहते हैं ना तुक्का बैठ रहा है, कॉन्सिडेंस बैठ रहा है कि यही कुर्ता था। और यहाँ की जो पॉकेट है ना, उसमें मैंने छोटी सी थैली में मखाने रख रखे थे इसमें, और 1-2 मखाने, वही बात है, थैली के अंदर से वो निकल गए। और वहाँ पर मैंने प्रसाद खाया, और वहाँ पे जो कहते हैं ना कि कुत्ते भी बैठे रहते हैं, और तो वहाँ पर मतलब प्रसाद अगर मैं कहूँ तो बहुत थोड़ा सा ले गया था कि भाई जो कहते हो ना कि ज़्यादा वेस्ट ना हो, और वहाँ पर भी खा सके और आ सके। तो जो कहते हो ना पूजा वूजा करके प्रसाद वगैरह सब कुछ नक्की करके मैं आ गया। एक दाना मखाने का मेरे जेब में रह गया था वो गलती से, और मैं निकला तो मेरे मन में कुछ है ना अलग ही वाइब्रेशन आ रही थी, मुझे ऐसे नेगेटिविटी आ रही थी। यूजुअली मैं सोचता हूँ यार भगवान के मंदिर से निकलता हूँ बड़ा खुश फील करता हूँ, आज इतना दबा फील कैसे हो रहा है, आज एक अलग ही दबाव फील हो रहा है मेरे अंदर। लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैंने हो सकता है रात को नींद आ रही होगी इसलिए हो रहा होगा शायद। तो मैं लगभग बीकानेर में एक चौराया है, म्यूजियम चौराया से पहले, अब मुझे चौराया का नाम याद नहीं, लेकिन बीकानेर में एक सर्कल है, शायद म्यूजियम चौराया है, उससे पहले कोई सर्कल है। तो वहाँ पे एक कुत्ता आया काले कलर का ही, ठीक है, और मैंने कुत्ते को बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे किया और गाड़ी पलट गई, और 2 पलटे खाई मेरी गाड़ी। सीसीटीवी में है जो चौराहे पे है ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। 2 पलटे खाई मेरी गाड़ी, और मैं 10 सेकंड के लिए एक बार थोड़ा सा वो कहते हो ना कि एक आदमी ब्लैंक हो जाना, जैसे मूवीज में देखा ना थप्पड़ मारते हो तो बीप ऐसे आती है ना, तो वो गाड़ी भी भीड़ी थी, एयर बैग खुले थे, वो बीप ऐसे आ रही। हाँ। और आप अकेले ही थे? अकेला ही था, और गाड़ी का लगभग फोटो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
एकदम कुचुम्बर बन गया था। मतलब गाड़ी में कोई बंदा हो बच भी नहीं सकता, बलिनो गाड़ी की क्वालिटी इतनी खराब, और ऊपर से वो जो कहते हैं ना पलटे खाई, तो वो पिचक सी गई थी, समझ गए, ऊपर ऐसे लग रही थी कि कोई फरारी है बलिनो लग ही नहीं रही थी। और मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने जो कहते हो ना कि 10 सेकेंड तक वो बीप सी की आवाज़ आई, और मुझे ना भैरव बाबा का कुछ एहसास हो। भैरव बाबा के ना जो खुनखुने, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पायल, ठीक है, उनकी ऐसे ये आवाज़ आई कानों में 10 सेकेंड तक, और मेरी आंख खुली और मैं ऐसे पड़ा था, गाड़ी उल्टी थी, और मैंने वो सीट बेल्ट था वो ऐसे करके बाहर निकला। ये मेरा कुर्ता है, इसमें एक भी आपको शायद कट नहीं दिख रहा होगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे शरीर में जो कांटा गया चुभता है उतने जितना ना तो चोट लगी, ना मुझे खून आया, कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी के कांच भी टूट गए थे आगे पीछे वाले, कोई कांच तो चुभता निकलते टाइम में या कुछ, या मान लो थोड़ी बहुत तो लगती हाथ में अंदर की चोट, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और बाद में जो भाई सीधी सी बात है, गाड़ी बाद में इंश्योरेंस में दो, वो सब करो, तो वो कर रहा था, तो जेब में ऐसे हाथ डाले तो मखाना निकला। मैंने कहा बाबा देखो माफ़ कर दो गलती हुई। तो बाबा का पर्चा, भैरव बाबा का पर्चा एकदम इंस्टेंट है। बीकानेर वाले अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप ज़रूर लिखना कोडमदेसर भैरू जी का पर्चा इंस्टेंट है या नहीं। चाहे कहते हो ना बच्चों को एहसास कराना, चाहे बच्चों के काम करवाना। मैंने कई बार लोगों को ऐसे बातें करते देखा है कि ये भैरव बाबा मेरा ये काम करा दो, कोडमदेसर भैरू जी मैं थारा आऊँ ला, और 10 मिनट के अंदर उनका काम हो गया। बीकानेर वाले हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखना आप लोग कि ऐसा है या नहीं है। तो मतलब आपको बचा लिया उन्होंने एक तरीके भाई से। बच्चे को कहते हैं ना कि थोड़ा सबक सिखाना है, डंडा मारना है, लेकिन बच्चे को जान से थोड़ी मारना है तो बच्चे है तो बच्चा ही। सर इससे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि प्रसाद क्यों नहीं लाना चाहिए? अगर वहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी भी, उनको भी पता है कि ये नहीं ले जा सकते हैं, प्रसाद क्यों बनता है और इसका लॉजिकल रीजन क्या है, वो फिर क्यों नहीं ला सकते हैं? ऐसा कुछ है देखिए, मैं क्या? आपको एक चीज़ बताता हूँ। देवता 2 प्रकार के हैं, है ना, और हर एक देवता के कहते हैं ना 2 रूप होता है। जैसे शिव जी के 2 रूप है, वो अनेक रूप है, शिव जी के गण हैं। शिव जी के, शिव पार्वती के मंदिर में आप जाते हो, ठीक है, और एक शिव जी का क्या रूप है, भूतनाथ, समझ गए, महाकाल, है ना, जो शिव जी का क्रूर रूप भी है, ठीक है, हनुमान जी के भी रूप है अनेक, ठीक है। तो ऐसे हर एक देवता के अलग अलग रूप हैं, ठीक है जी। तो एक सीधी सी बात है, आप जो कहते हैं ना, एक तो दिव्य रूप, एक क्रूर रूप। क्रूर रूप भगवान ने क्यों लिया? इसलिए लिया दैत्यों का नाश करने के लिए। अंगुली कहते हो ना, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना चाहिए। तो भगवान ने राक्षसों को विनती की भी मान जाओ, नहीं माने तो भगवान ने फिर क्रूर रूप लिया। तो भगवान के 2 रूप है, ठीक है, एक तो क्रूर रूप है और एक सात्विक रूप है, ठीक है। तो क्रूर रूप में अगर आप किसी भी ईश्वर के मंदिर जाते हो तो वहाँ पे 80% यही होता है कि वहाँ पे नियर बाय उनके गण रहते हैं। गण एजन कि भाई उनके जो कहते हो ना कि एनर्जीज रहती है उनके पास में, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से प्रसाद लाओगे तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पीछे आ सकती है, समझ गए। तो आपको वहाँ से प्रसाद कभी नहीं लेना चाहिए। आप शिव जी के मंदिर जाओ, नो डाउट प्रसाद लाओ। अभी मैंने आपको कहा कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, प्रसाद मत लाओ, लेकिन आप सालासर बालाजी लाओ, प्रसाद लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अलग रूप है। आप शमशान में जाते हो, आप अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो उनको पता होगा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 12वें 13वें दिन जो कहते हो ना नारायण बलि होती है, ठीक है। किसी लोगों में 10वें दिन होती है, किसी लोगों में 12 दिन होते हैं। नारायण बलि क्या होती है कि उस आत्मा को वहाँ पर बुलाया जाता है। जैसे कि किसी की डेथ हुई और उसके 12वें दिन, हमारे समाज में तो 12वें दिन होती है, तो सुबह सुबह 4 बजे आपको उठ के जाना पड़ता है शमशान में, जहाँ पर उनको दाग दिया था। दाग एजन जहाँ पर आपने उनको उनका जो देहाग्नि किया था, देह को अग्नि लगाई थी, वहाँ पर बैठ के सुबह 4 बजे आपको वहाँ जाना पड़ता है। शमशान के पानी से आपको नहाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो पूजा करवाते हैं। और हमारे जो कहते हो ना कि अब तो कुछ संप्रदाय में बंद कर दी ये चीज़ करना, लेकिन हम हमारे संप्रदाय की चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर जिनकी डेथ हुई है उनकी जो स्पिरिट है उनको बुलाया भी जाता है। और मैंने खुद ने ये देखा है। कैसे बुलाया जाता है कि आप सुबह 4 बजे गए,
और आपकी नो डाउट पूजा स्टार्ट हुई, और जहाँ पर उनकी अस्थियाँ हैं वहीं होती है वो पूजा, ठीक है। और लगभग 1-1.5 घंटा मंत्रोच्चारण और वगैरह उनका चला, और उनके बाद में पाताल जैसे एक परात होती है, परात जानते हो, जिसमें आटा मम्मियाँ ओसनती है और आटा जो करती है, तो इतनी बड़ी होती है, उसमें दूध और उसमें पानी मिला के वहाँ रखा जाता है, और कुछ एक उनके जो मंत्र शक्ति के द्वारा और कुछ एक चीज़ें और उसमें डाली जाती है और उसको चार्ज किया जाता है, और वहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में जो आत्मा है वो आपको वहाँ पर जो परात में वो आत्मा आपको दिखती भी है। दिखती है मतलब कि फॉर्म ऑफ खुद के फॉर्म में, Face फेस में एकदम आपको परात में फेस दिखता है। आपने देखा है? मेरे खुद के नाना जी, मैंने देखा है, मेरे खुद के नाना जी बहुत विख्यात पंडित हैं, और नाना जी बताते कि भाई अब पहले के टाइम में हम कराते थे, अब भी हम लोग ये पूजा करवाते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि क्या बुलाना है या नहीं बुलाना। नहीं, कुछ कुछ लोगों का कलेजा बड़ा कच्चा होता है, वो देख लेते हैं तो वही वो स्वर्ग समा जाते हैं। तो नारायण बलि किसी और का करने के, अब खुद की करने की बारी समझ गए। तो उन लोगों को क्या पूछते हैं कि भाई करवाना है नहीं करवाना, और अभी लगभग 15-20 साल के अंदर तो ये प्रक्रिया करना ही बंद कर दी। ये बहुत सीक्रेट प्रक्रिया है नारायण बलि में, जो कहते हो ना आत्मा को बुलाना। और नो डाउट हम तो ब्राह्मण, जो कहते हैं ना, हमारे पूरे घर का जो हमारे नाना जी है, ठीक है, वो पंडित है, हम तो पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में तो ये जो चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ लास्ट मैसेज जानना होता है उनका, या फिर क्या पर्पस क्या होता है इसका? वो जो आप अगर बेटे हो, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, और कोई बेटा है और अपनी माता के लिए नारायण बलि करा रहा है, तो वो माता उनको परात में दिखेगी, ठीक है, और आपको सिर्फ उसको ही नहीं, जो लोग बैठे हैं ना उनको भी दिखेगी, लेकिन उनका देखने का कलेजा होना चाहिए, ठीक है, और वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, आपके मन में आवाज़ आएगी, कान में आवाज़ आएगी, ठीक है, और आप मन से अपने आप उनको जवाब दे दोगे। तो ये प्रक्रिया अब तो गुरुकुलों में लगभग सिखानी बंद कर दी। अब तो हम ब्राह्मणों ने ये जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी सिखानी भी, अब तो हम सिखाते भी नहीं। हमारे तो भाई पुरखों का है ये, तब हमें पता है ये प्रक्रिया, इन मंत्रों का उच्चारण, लेकिन अब हम लोगों को, हम जब सिखाते हैं किसी को पंडिताई, तो हम उसको बताते भी नहीं ये प्रक्रिया, ताकि उस चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए, फिर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ें भी होती है। एक सर आप बुलेट बाबा जी के बारे में बता रहे थे हमें ऑफ द कैमरा कि वहाँ की भी एक स्टोरी है, तो वहाँ के बारे में कुछ आप थोड़ा बताओ। सर बुलेट बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं वहाँ पे राजस्थान में, बट कोई एक ओरिजिनल है एकदम। तो आप जानते हैं वो कौन सा है, उस बारे में बताइए। पाली, जो आप जोधपुर जाते हो, जोधपुर से सर्च करो पाली, ठीक है, तो उसी रास्ते में आएगा, टोल आएगा, टोल से लगभग आप मान लो 15-20 किलोमीटर के आगे जो मंदिर है राइट हैंड साइड में, वही असली बुलेट बाबा ओम बन्ना का मंदिर है। अब मैं आपको ओम बन्ना की स्टोरी बताता हूँ। देखिए, ओम बन्ना का जो जन्म है बहुत ही एक अच्छे घराने में हुआ था, राजपूत थे, और बहुत अच्छे खासे रिच वो लोग राजपूत थे, लगभग राजा महाराजा के वंशज ही आप कह सकते हो। उनका जो जन्म है लगभग 1900 मेरे अकॉर्डिंग 55 के अप्रॉक्स हुआ था, मैं शायद 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो सकता हूँ, लेकिन अप्रॉक्स उनका 1955 के आसपास उनका जन्म हुआ था। अभी रिसेंट की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उनको बचपन से बड़ा शौक़ था बाइक्स का, गाड़ियों का, खिलौनों का, ठीक है। तो लगभग बड़े हुए, सब कुछ हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, तो एक दिन वो लगभग मोटा मोटी 30 से 35 साल के बीच में थे और कहीं जा रहे थे, और जाते जाते कुछ एक हादसा हुआ कि वो बुलेट बाइक से जा रहे थे, जो पहले राजदूत चलती थी ना बाइक, वो बुलेट थी, अब रॉयल एनफील्ड तो शायद अब आई है, तो वो राजदूत से जा रहे थे, और कुछ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनका जो बाइक है वो एक खेजड़ी के पेड़ में जाके गिर गई, और उनकी वहीं जो कहते हो ना कि आत्मा निकल गई, मतलब उनका जो वहीं शरीर शांत हो गया। तो फिर क्या हुआ, नो डाउट पुलिस आई, ऑब्वियसली बात है, एक्सीडेंट एरिया में पुलिस आएगी। तो पुलिस आई तो उन्होंने भाई जो बॉडी है उनको घर पे पहुंचाया, और जो बुलेट बाइक है, सीधी सी बात है, ऑन द स्पॉट तो नहीं रहने देंगे, वो थाने में ही लाएंगे, ठीक है। तो वो जो थाने के बाहर जो ओपन स्पेस होता है वहाँ पे उन्होंने बुलेट बाइक रखी, और जो शरीर को उन्होंने पहुंचाया उनके घर, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, और एक दिन बाद में बुलेट बाइक वहाँ से गायब, ठीक है, और पुलिस स्टेशन से गायब, और उसी जगह पे जहाँ पर ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, फ़ोटोज़ भी है लोगों के पास में। कोई अगर लोग बोलता है ना फेक है, मैं बोलता हूँ कि इतने लोग, हज़ारों लाखों लोग पागल नहीं हो सकते,
हज़ारों लाखों लोग पागल नहीं हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो सकते, लाखों लोग, करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं ओम बन्ना के। ठीक है, आप राजस्थान में किसी भी ट्रक में देख लो, ओम बन्ना की छोटी सी मूर्ति दिखेगी। किसी भी गाड़ी में देख लो, जो राजपूत है वो लगभग ओम बन्ना की, करणी माता की मूर्ति रखेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बाइक आ गई, तो पुलिस वालों ने दिमाग लगाया। सीधी सी बात है, साइंस वाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। 1988 की बात है, ये जो बात है, इंसिडेंट है 1988 का इंसिडेंट है, साइंस वाइज पॉसिबल नहीं। उन्होंने सोचा होगा कोई मज़े वगैरह ले रहा होगा। ठीक है, हमने जो कहते हैं ना, हमारे बैकयार्ड, पुलिस स्टेशन के बैकयार्ड में खड़ी की है, तो कोई मज़े ही ले रहा है, उनको थोड़ी विश्वास था। तो वो वापस बाइक ला के खड़ी की उन्होंने, इस बार बैकयार्ड में खड़ी नहीं की, उस बार थाने के आगे खड़ी कर दी कि भैया आता जाता तो कोई है तो देख लेंगे। ठीक है, वो वापस रात को गए, पर अगली सुबह वहाँ पुलिस वालों को समझ में आने आए। पुलिस वाले अब भी सोच रहे हैं कि भाई ये तो कहीं ना कहीं कोई मजे ही ले रहा है, हमारे तो बहुत बड़े। रात में कोई लेके जा रहा है, हाँ, कोई लेके जा रहा है। लोगों ने बाइक में, जो कहते हैं ना, बाइक को अकेले चलते देखा बिना किसी राइडर के, लोग बताते हैं रात को। अच्छा, समझ गए। और अब भी वहां पर आप ओम बन्ना की जब मृत्यु हुई थी, आप उस मंदिर में जाओगे तो कुछ एक सेकंड्स के लिए अगर आप लकी हुए तो वो इंजन अभी भी स्टार्ट होता है वहां पे। मतलब कोई नहीं है, उस बाइक को पैक कर रखा है 4 दीवारी में, कांच लगे हुए चारों तरफ, लेकिन अगर आप ओम बन्ना की पुण्यतिथि पे वहां पे जाओगे ना और आप लकी हुए तो आपको इंजन की स्टार्ट होने की आवाज़ आएगी। और वो बाइक कितने सालों से, 35-40 साल से उसमें पैक पड़ी है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, ना उसको कोई टच कर सकता, लेकिन अब भी उस इंजन की आवाज़, स्टार्ट होने की आवाज़ आपको आएगी अगर आप लकी हुए तो फिर क्या हुआ कि पुलिस वाले वो सोचे भाई हमारे तो मज़े ले रहा है। तो अब पुलिस वालों ने क्या किया, थोड़ा बहुत वहम उनको भी हुआ, 10-20%। एक राजपूत था, उन्होंने कहा कि साहब ये कुछ थोड़ा अलौकिक शक्तियों का कमाल है। बोला हो ही नहीं सकता। तो वो गए और इस बार जो बाइक है, उन्होंने जो हवालात होती है, थाना जिसके अंदर मुजरिम है, वहाँ पर खड़ी कर दी, चेन वेन बांध के वहाँ रख दी। बोला अब लेके जाओ। वापिस वो बाइक वहीं अगली सुबह। और ये ऑन रिकॉर्ड बात, आप चेक कर लेना, वहाँ पर मंदिर में जाके इतिहास पढ़ो। ठीक है, मतलब जंजीर वंजीर सब खुल गई, सब खुल गई, वो बाइक वहीं। तो फिर ओम बन्ना की जो स्पिरिट है, उनकी दादी को आई और उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा मंदिर है, मंदिर का निर्माण करो और मेरी आत्मा इसी में ही बसती है। ठीक है, तो वहाँ पर उनका जो मंदिर का निर्माण किया गया। और आज भी अगर कोई राजस्थानी है तो बता दो, ओम बन्ना की मंदिर के आगे से निकलते हो तो हॉर्न लगाते हो या नहीं लगाते गाड़ी में? जो व्यक्ति वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाता, उस मंदिर के आगे से गुजरता है, उस व्यक्ति के साथ में हादसे होते ही होते हैं उस रोड पे। और जो व्यक्ति वहाँ पर हॉर्न लगा देता है, उसके साथ में कोई हादसे नहीं होते। ये पहली बार सुना है। एग्जैक्टली, मंदिर के आगे से जाओगे ना आप खड़े रहो, एक काम करो, राजस्थान आओ, 15 मिनट खड़े रहो वहाँ पे, और आप वहाँ पे कोई चौराया वोराया नहीं है ना, इतनी कोई आसपास भीड़ रहती। गवर्नमेंट ने अच्छी खासी चौड़ी रोड बना रखी है। हॉर्न बजाने के, आप ये सोच रहे होंगे चौराया होगा तब हॉर्न बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एकदम अच्छी खासी चौड़ी रोड बना रखी है, रात को 1 बजे खड़े हो जाओ, वहाँ पे तो कोई भीड़ नहीं रहेगी। हर एक गाड़ी वहाँ पे हॉर्न बजा के जाएगी। जो व्यक्ति ने वहाँ हॉर्न नहीं बजाया, स्पेशली ट्रक वाले, तो 101% है उनके साथ में आगे जाके कोई ना कोई हादसा होगा ही होगा। और अब मैं एक जो कहते हो ना कि एक सही ओम बन्ना का एक पर्चा मैं बताता हूँ कि एक बड़ा ही सही आपको ऑन रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। मैं एक लिंक है वो मैं आपको शेयर करूँगा आफ्टर पॉडकास्ट, मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे। उनकी जो उन्होंने खुद ने स्टोरी बताई है, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, उनका खुद का इंटरव्यू भी है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम ट्रक लेके जा रहे थे लगभग ओम बन्ना के मंदिर के आगे से ही, अभी लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोई उनको व्यक्ति मिला ओम बन्ना के मंदिर के आगे, ठीक है, और वो व्यक्ति शायद अलग कम्युनिटी से था या कोई अलग जाति से था। उनको ओम बन्ना के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, उनको बस ये पता था कि मंदिर के आगे हॉर्न बजाओ, ना वो कभी मंदिर गए। तो वो व्यक्ति खड़ा मिला उनको और उन्होंने उससे लिफ्ट मांगी कि भाई मुझे लिफ्ट दो, ठीक है। तो ट्रक वाले यूजुअली रात को लिफ्ट दे देते हैं, तो रात को उनको लिफ्ट दे दी। ट्रक आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद में उनको कहा भाई साहब क्या काम करते हो? तो बोला नहीं, मैं तो जैसे सीमेंट हुई, ईंटें वगैरह हुई, उनको मैं मतलब कि जो कहता है ना कि लोगों तक पहुंचाता हूँ, उनका ही काम है मेरा। तो बोले ये पकड़ो 20,000 रुपये, आप जो मैं जहाँ से चढ़ा था ना, ठीक, वहाँ पे एक कॉरिडोर टाइप का बन रहा है, अब तो बन गया। तो जहाँ से मैं चढ़ा था ना, वहाँ पर आप क्या करना, 20,000 रुपये की ईंटें डलवा देना। तो उसने कहा ठीक है।
और वो थोड़ी दूर बाद में उतर गए जो यात्री थे, और अगले ही दिन 2-1 दिन बाद में वो जो भाई ट्रक ड्राइवर था, उनको कैश तो दे दिए थे उन्होंने 20,000 रुपये, तो उन्होंने वहाँ गए मंदिर के पास में और वहाँ पर उन्होंने ट्रक खाली कर दिया, 20,000 की ईंटें डाल दी। तो वहाँ के जो पुजारीगण वगैरह थे उन्होंने पूछा कि भाई ये ईंटें किसने मंगवाई और क्यों डाल रहे हो यहाँ पे, और वहाँ पर काम चल रहा था मंदिर का उस टाइम में, कुछ पीछे कोई अलग काम चल रहा था। तो बोले कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने हमें पैसे दिए ईंटें विंटे डालने के लिए। बोला यहाँ पे तो कोई ऐसा इंसान नहीं है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी अलग लोगों को है, तो किसने दिए होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो अंदर गए तो अंदर फोटो लगी थी ओम बन्ना की। बोला यही तो थे, इन्होंने ही तो दिए। ओ बोला आपके साक्षात दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। और वो व्यक्ति बोलता है मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ, मुझे उनके दर्शन हुए, और उन्होंने उनको दर्शन दिए और अपना खुद का काम चल रहा था। तो नो डाउट जो कहते हो ना कि उन्होंने अपने खुद के काम में सहयोग दिया और वो पूरा काम हुआ। और उनको ओम बन्ना को यूजुअली जो बस वाले हैं, ट्रक्स वाले हैं, है ना, राजपूत कम्युनिटी है, नो सब कम्युनिटी मानती, विशेषकर राजपूत कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप राजस्थान में कभी लोकल बस में ट्रैवल करो, राजस्थान की कोई बस में ट्रैवल करो, ट्रक में ट्रैवल करो, सब आपको ओम बन्ना की फ़ोटो मिलेगी ही मिलेगी, ये मस्ट है। अच्छा। और एक छोटा सा वर्णन और करूँगा। राजस्थान में एक जो मंदिर है उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। एक मेरे दिल कह रहा है कि एक छोटा सा 5 मिनट का किस्सा बताने का, कि हमारे राजस्थान में रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव सा पीर, ठीक है, उनको हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, ठीक है। तो रामदेव जी को स्पेशली कहा गया है भाई दुख दर्द धन ये तो सब भगवान के अंडर में है ही है, लेकिन स्पेशली अगर आपको कोई स्किन इशू है, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है, स्किन इशू है, तो रामदेव जी की ओट बोलो। ओट मतलब रामदेव जी की फेरी बोल दो कि रामदेव जी भगवान मैं आपकी फेरी लगाने आऊँगा। अगर आपको कोई एलर्जेटिक स्किन इशू है, वो आपको 99% अगर आप दिल से बोलोगे तो वो आपको सही हो जाएगा। ये मैं बात पे बिलीव नहीं करता था आज से साल भर पहले, लेकिन मुझे इस बात पे बिलीव क्यों हुआ, मैं चंडीगढ़ था और मेरा कुछ वास्तु का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके लिए मैं वहाँ पे 1.5 महीने स्टे किया था। वहाँ पे मेरे क्या हुआ कि गले में यहाँ पर एक फुंसी टाइप अंदर होता है ना, वो घाव टाइप हो जाना, फुंसी हो जाना। सो आई थॉट कि यार जलवायु चेंज हुई उसके कारण हुई होगी, कोई बड़ा सीरियस नहीं है। वो धीरे धीरे फुंसी बढ़ रही थी अंदर ही अंदर। मैंने एंटीबायोटिक्स ली, मैंने कहा ऐसे ही बढ़ रही होगी, अब और बढ़ रही थी। तो मेरी थोड़ी सी अब मुझे लगा कि अब तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हालांकि मैंने कुंडली वगैरह देखी, कुंडली में ऐसा योग नहीं था मेरा कुछ होने का, लेकिन जो कहते हो ना कि जब होता है ना तो वो इंसान अपनी कुंडली पे भी बिलीव नहीं करता उतना, फिर वो इंसान पागल हो जाता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो वो लगभग मैंने दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स ले ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लगभग 1 महीने तक वो सही नहीं हुई, वो घाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैं भयंकर टेंशन में। तो एक दिन मैं लास्ट में ऐसे मेरे आंसू आ गए थे 1 महीने से परेशान, घर वालों को बता नहीं सकते, घर वालों को बताएंगे तो घर वाले और ज़्यादा टेंशन में, और डर भी लग रहा है कुछ जांच वांच करवाने में, हाँ, कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव ना आ जाए। और मेरा उस टाइम क्या है कि लगभग 2 महीने का राहु आया हुआ था, तो मैंने कहा राहु तो दिमाग घुमाएगा, डिप्रेशन देगा, टेंशन देगा, ये 2 महीने पार हो जाए उसके बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। राहु के टाइम में कुछ भी करूंगा तो नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, तो जांच तो अभी तो नहीं करवाऊंगा। ये मैंने अपनी कुंडली की कैलकुलेशन निकाली। तो मैंने फिर एक रात को मेरे आंसू ही आ गए तो आंसू आते आते मैंने आँख बंद करके कहा रामदेव जी, रामदेव सा पीर, रामदेव जी अगर आप सही में हो ना तो ये मेरा सही करवा के दिखाओ। और आप मानोगे नहीं यार, जो मैं जैसे हम निगलते हैं कुछ तो वो अटकता ही है ना, वो यहाँ पे कुछ टच होता है तो आपको पता लग जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है। तो सुबह उठा और मैं ऐसे कुछ, जैसे ऑब्वियसली बात है थूक निकलते हैं, है ना, तो मैं कुछ ऐसे निकला, मैंने कहा यार वो फुंसी कहाँ गायब हो गई, मैं कोई सपना वपना देख रहा हूँ क्या, सुबह उठते ही, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं होगा, वो फुंसी का नामो निशान नहीं मिला सुबह उठते ही। और ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है, जब मैं 6 महीने का था, बहुत छोटा था, 6 महीने का बच्चा ऐसे ऐसे चलता है ना गडोलिया हाथों से, तो उस टाइम में हाथों से चल रहा था, और जो रॉड में जो लगी रहती है पानी रॉड से गर्म करते थे, ठीक है, तो वो लगी हुई थी और मैंने गलती से वो जो गर्म पानी है मेरे ऊपर डाल लिया, ठीक है। तो मेरे जो कुछ एक बॉडी के पार्ट्स वो बर्न हो गए थे, ठीक है।
तो मेरी मम्मी का रामदेव जी में बहुत बिलीव था, तो डॉक्टर ने भी कहा कि भाई इतनी कम एज में इतनी स्किन इसकी बर्न हो गई तो ये तो इम्पॉसिबल है, इसका बचना भी और नो डाउट इसका सर्वाइव करना, कि अगर ये कर भी जाए तो ये नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी पाएगा। तो मेरी मम्मी को बड़ा बिलीव रामदेव जी पे, तो मम्मी ने रामदेव जी की ओट बोली और लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर ही मतलब प्रॉपर रिकवरी हो गई, जो डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 6 महीने का बच्चा कितना होता है, क्या इम्यूनिटी होती है उसमें, वो प्रॉपर रिकवरी हो गई, सब कुछ रिकवर हो गया। मुझे इस बात का कभी पता ही नहीं चला कि मैं बर्न हुआ था। मम्मी ने मुझे जब 19-20 साल का था तो मुझे फ़ोटो दिखाई वो कि देख तू इतना जला था। मैंने कहा मेरी बॉडी पे तो कोई निशान ही नहीं है जलने का, ना मुझे कहीं मतलब एक कुछ तो निशान रहे हैं जी, वो एक भी निशान नहीं है मेरे जलने का, कहाँ से जला। तो मम्मी ने फ़ोटो दिखाई, वो देख तू जला था, और रामदेव जी की ओट ली थी वहाँ से। तो ये तो भगवान है भाई रामदेव जी। मैं आप सभी दर्शकों को एक निवेदन करूँगा, अगर कोई बड़ी बीमारी, देखिए नो डाउट दवा दुआ दोनों ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, और कोई स्पेशली स्किन इशू है, आप नो डाउट रामदेव जी की फेरी बोलो, ठीक है। आप जैसलमेर जाओगे तो जैसलमेर साइड में ही आपको रामदेव जी का मंदिर है, रामदेवरा में, ठीक है। उनकी फेरी बोलो और उनको बोलो कि रामदेव जी ठीक करवा दो, मन से बोलो उनको। 101% है, रामदेव जी को जाओ, ध्वजा चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, रामदेव जी सब सही कर देंगे। वाह, एग्जैक्टली क्या बोलना होता है वो आप बता सकते बस एक विनती होती है, आप एकदम नहा धोकर, ठीक है। और देखिए मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि प्रभु को याद करो तो एकदम दिल से याद करो। तो नहा धोकर आप बैठो भगवान के मंदिर में और आंख बंद करके उनका समर्पण करो, हे रामदेव, हाँ हे रामसा पीर। रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्ट है, ठीक है। तो हे रामदेवरा पीर, हे रामदेव जी जो भी हो, कि आप मेरी ये चीज़ है वो चीज़ ख़त्म कर दो, ठीक है। और ये ख़त्म हुई तो मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँगी, ये मेरी आपसे विनती है। वाह 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 वाह। तो इस पॉडकास्ट में हमें पामिस्ट्री के उपाय भी मिले, भगवानों की इतनी अच्छी सुंदर बातें जानने को मिली। मज़ा आ गया प्रतीक जी आपके पास, थैंक यू सो आपके साथ बात करके। और आपके पॉडकास्ट से ना मतलब जनता भी और हम भी कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते। तो मैं तो जनता को कहूँगा कि अभी से पार्ट 3 का कमेंट करो और प्रतीक जी को हम ऐसा गेस्ट बना लेंगे जो हर महीने कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं, परमानेंट वाला है। परमानेंट। क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है, इतने सिंपल और अच्छे शब्दों में आप बताते हो, आपके साथ बात करके इतना मज़ा आ जाता है, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, इतनी एनर्जी फील होती है और मज़ा आ गया सर। मेरे को तो लगता है कि पामिस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो प्रतीक जी हैं। हम भी इतने एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं, किसी में इतनी एक्सपर्टीज पामिस्ट्री को लेकर नहीं होती है। करत करत अभ्यास, वही बात है। तो भाई अगर आप सर को रीच आउट करना चाहते हैं तो सर की इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर की वेबसाइट और नंबर भी सब इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्लीज जाके चेकआउट करें और सर को रीच आउट करें। दैट इज इट। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आप शेयर करना चाहते हैं किसी को, जरूर शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। प्रतीक जी के चैनल का गोल बटन भी यहाँ आ रहा है। ये रेगुलरली अपने चैनल पे भी ऐसा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। ज़रूर जुड़िए इनके साथ, इनको फॉलो कर लीजिए और ऐसी मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए आपको पता है क्या करना है। तो चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।